वेलकम इन दिस लेक्चर। आज की कक्षा में हम ठोसों के जो ऊष्मीय गुण है उस ऊष्मीय गुण के जो कारक हैं, यानी जो इंटरनली ठोसों में जो क्या ऐसा उनके अंदर होने वाली मैकेनिज्म है जिसके कारण ठोस है वो अपने ऊष्मीय गुण या ऊष्मा का प्रवाह करते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, ठोसों को जो ऊष्मा दी जाती है उस ऊष्मा से ठोस जो होते हैं वह क्या करते हैं, उनके जो परमाणु हैं वह क्या करते हैं, कंपन करते हैं और कंपन करके वह इस ऊर्जा का प्रवाह जो है वो आगे से आगे करते रहते हैं। तो ठोसों में ऊष्मीय गुणों को समझाने के लिए हम सबसे पहले एक सामान्य एक विमीय परमाणु जालक की कल्पना करेंगे। उस एक विमीय परमाणु जालक के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार ठोस उस कंपनों को एक विशेष आवर्ती के फलन के विशेष आवर्ती के रूप में उन कंपनों को करता है, तो वह उसकी कंपन की क्या कहलाती है, विधा कहलाती है। ठीक है, अगर कंपन की आवर्ती निश्चित रहे तो वह एक कंपन की विधा होती है। तो कितने प्रकार की विधाएं या संभव है एक परमाणु जालक में कंपन के लिए, उसकी हम बात करेंगे। देखो, एक परमाणु जालक और एक विमीय, तो हम उसको मान सकते हैं कि जैसे देखो, एक परमाणु जालक में ये जालक बिंदु हैं जिन पर परमाणु व्यवस्थित है। इन जालक बिंदुओं के मध्य जो अंतराल है या जालक नियतांक है वो क्या है, ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये n वां जालक बिंदु है, तो n वें जालक बिंदु से या परमाणु से पहले वाला क्या हो जाएगा, n-1वां, और उससे अगला क्या हो जाएगा, n+1वां। देखो, एक विमीय जालक तो कोई क्रिस्टल होता नहीं है, लेकिन कुछ घनीय जो क्रिस्टल होते हैं वो एक विमीय जालक की कंपन विधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए एक विमीय से हम उनके स्ट्रक्चर को समझा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए एक परमाणु दोलन कर रहा है, तो ठोसों में सभी परमाणु क्या करेंगे, दोलन गति कर रहे होंगे ऊष्मा ऊर्जा पाकर। होगा क्या कि एक परमाणु अपने आसपास का जो परमाणु होता है उससे ही प्रभावित होता है, उनके अतिरिक्त परमाणुओं पर उसका प्रभाव क्या होता है, कम होता है। जैसे हम n वें परमाणु को कंसीडर करें तो n वें परमाणु पर n-1वें परमाणु और n+1वें परमाणु का ही प्रभाव होगा, एक विमीय इसलिए, नहीं तो ये पास में इधर द्विविमीय होता तो और जो नियरेस्ट है उनका ही इफेक्ट होता। तो n वें परमाणु की जो दोलन होगा या जो दोलन गति होगी उसमें n-1वें और n+1वें का ही इफेक्ट होगा। अब जैसे सपोज कर लीजिए, मान लो कि ये जो परमाणु है, दोलन के लिए हम इन परमाणुओं को स्प्रिंग से जुड़े हुए द्रव्यमान मान सकते हैं। तो मान लीजिए ये अपनी साम्य अवस्था से विस्थापित हैं, तो ये इनकी साम्य अवस्थाओं को निरूपित करने वाली स्थितियां हो गई और ये इनका नया निरूपण हो गया इन अवस्थाओं का। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि n वें का जो विस्थापन है अपनी माध्य अवस्था से ये un है, तो n-1वें का जो विस्थापन है उसको हम क्या लिखेंगे, un-1, और n+1वें का जो विस्थापन है उसको हम क्या लिखेंगे, un+1। यहाँ u ऊर्जा नहीं है, यहाँ ऊर्जा u निरूपित कर रहा है विस्थापन को। ठीक है, तो देखिए इस पर इस दोलक का प्रभाव है और साथ में इधर वाले पास वाले दोलक का प्रभाव है। तो यहाँ अगर हम प्रत्यास्थ बल ज्ञात करना चाहें तो इस n वें परमाणु या दोलक पर n-1वें और n+1वें का कंबाइंड हमें रूप दोलन देखना होगा। तो अगर हम इन दोनों के सापेक्ष दोलन की बात करें तो देखिए, n वें पर n-1वें के कारण बल होगा, दैट इज इक्वल टू, एफ का क्या फार्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू होता है -kx। के है बल नियतांक,
तो यहाँ देखो हम ये जो दोलक जुड़े हुए हैं, हम मान सकते हैं कि ये परमाणु एक किसी स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो और उस स्प्रिंग के लिए जो अन्योन्य बल नियतांक है, इसको हम k की जगह मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, बीटा से लिखेंगे यहाँ हम। और x जो है, क्योंकि k तरंग संतरण नियतांक के रूप में हम काम में लेंगे, और विस्थापन है वो क्या है, x है। तो यहाँ विस्थापन की अगर बात करें, इन दोनों का सापेक्ष विस्थापन, तो इन दोनों का सापेक्ष विस्थापन की हम बात करें तो देखिए क्या लिखा जाएगा, तो F इज इक्वल टू माइनस बीटा, इसका विस्थापन कितना है un, और इसका विस्थापन कितना है un-1, तो ये लिखा जाएगा un-1। ठीक है। इसी प्रकार ये n-1वें का n पे प्रभाव है, इसी प्रकार n+1वें का n पर अगर प्रभाव हम देखेंगे, इसको F1 कह देते हैं। तो F2 के कारण जो प्रत्यास्थ बल होगा, देखिए ध्यान दीजिए, इस पर इसका प्रत्यास्थ बल जिस दिशा में होगा उसका, और दूसरे वाले का इस पर प्रत्यास्थ बल उसके क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ हम इसको प्लस बीटा से लिख देंगे, और इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, un+1 माइनस u1। ठीक है। तो कुल जो प्रत्यास्थ बल हो गया दैट इज F किससे, n पे, तो Fn इज इक्वल टू, इन दोनों को योग कर दीजिए, क्योंकि हमने दिशाएं पहले बता दी इसलिए सम कर देंगे, नहीं तो वेक्टर सम करना पड़ता। तो ये एक बीम है इसलिए हमने इनको दिशाओं को पहले ही प्लस माइनस निरूपित करके हमें एक साथ लिख देंगे। तो ये आ जाएगा बीटा, यहाँ जो बीटा कॉमन आ गया, तो ये un+1 और माइनस का ये हो गया un+1 प्लस un-1, और माइनस माइनस क्या हो गया 2un। ये देखिए, अब आप बताइए कि न्यूटन के नियमानुसार बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो मान लीजिए इस nवें दोलक, क्योंकि सभी दोलक एक जैसे होंगे, तो एक दोलक का द्रव्यमान वो कितना है, m है, तो त्वरण क्या होता है d2x/dt²। तो d2x की जगह विस्थापन nवें का क्या है un, तो ये हो जाएगा d2un/dt²। तो किसी दोलक पर जो बल होगा उसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ Fn को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो Fn को अगर इससे रिप्लेस करें तो ये समीकरण हमारे पास में हो जाएगा md2un/dt²। तो ये हमारे पास में एक समीकरण आ गया, जिसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। ये हमने एक बल का सामान्य सूत्र काम में लेकर इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक। ये जो दोलक सतत रूप से आगे से आगे हम कहें ऊर्जा का क्या कर रहे हैं, प्रसार जो कर रहे हैं, यानी उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है वह किसके रूप में हो रहा है, एक प्रत्यास्थ तरंग के रूप में। ठीक है। तो एक प्रत्यास्थ तरंग का जो विस्थापन का जो सूत्र है वो अगर मैं लिखूं, मान लीजिए nवें के लिए लिखूं मैं दोलक के लिए, तो un इज इक्वल टू a आयाम और e⁻𝜷⍵t - k nवें के लिए उसका स्थिति। तो nवें के लिए स्थिति क्या होगी, देखिए यहाँ इससे और इसके बीच में दूरी कितनी है e, तो इससे और इसके बीच में दूरी कितनी हो जाएगी 2a। तो पहले से लेकर nवें के बीच की जो दूरी है दैट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी na। तो यहाँ हम इसको रिप्लेस, क्योंकि ⍵t माइनस क्या होता है kx होता है, तो x उस nवें की प्रथम से दूरी, तो nवें की प्रथम से जो दूरी है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी na। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार un+1वें के लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो गया a आयाम, इनका लगभग एक समान है, और e⁻𝜷⍵t - k n+1a। ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर e⁻𝜷⍵t और माइनस kna और माइनस e⁻⍵ka बाहर आ जाएगा e की घात, ये e की घात में लिखा हुआ है, मैंने इसको एक्सपोनेंशियल लिखा है इसलिए। तो माइनस में अगर हम देखो यहाँ से इसमें kna अलग ले लें और माइनस का ka अलग ले लें, तो e की घात आइटा माइनस का k अलग हो जाएगा इस क्रम से। तो un+1 क्या हो जाएगा, a e⁻⍵t - kna
और e⁻, क्या हो जाएगा, आइटा के ए किसका, माइनस का। ठीक है, ये देखिए un+1 क्या लिखा जा सकता है, ए e⁻, आइटा के एन किसके इक्वल है, un के, तो ये un के पदों में लिखा जा सकता है। तो आ गया un, अभी मैं e⁻ को ऊपर लिख देता हूँ, तो आइटा के ये un+1 हो गया। इसी प्रकार अगर आप n-1वें के लिए तरंग का समीकरण लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, n-1e, और माइनस वाले को अलग करेंगे तो यहाँ माइनस के कारण वो प्लस हो जाएगा और ये e⁻+ आइटा आ जाएगा और un आ जाएगा। तो n-1वें का समीकरण है जो दैट इज इक्वल टू n-1 un e⁻+ आइटा के ए लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इस जो un है इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो आप बताइए d2un/dt² विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा। देखिए e⁻ आइटा ओमेगा टी, इस पद से तो मतलब नहीं है हमें, सिर्फ किससे, टी के हिसाब से संकलन करना है। तो आइटा ओमेगा 2 बार आ जाएगा, तो आइटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर हो गया माइनस, तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और वापस यही टर्म आ जाएगी जिसको हम किस से लिख रहे हैं, un से। तो देखिए ये जो वैल्यूज है d2u/dt² ये यहाँ पुट करेंगे, un+1 un-1 की वैल्यू हम जब यहाँ पुट करेंगे तो ये समीकरण un के पदों में इधर भी और इधर भी un के पदों में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, m-ओमेगा² un इज इक्वल टू बीटा un+1 इज e⁻ आइटा के un और प्लस e⁻+ आइटा के un-2un। ठीक है, इनमें से हम un को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया un। अब आप देखिए e⁻ आइटा x और e⁻ आइटा x इज cos x, 2 cos x, देन माइनस m-ओमेगा² un इज इक्वल टू बीटा, ये हो गया 2 cos के, और माइनस 2 और un से ये un कैंसिल, और यहाँ 2 कॉमन, तो ये रह गया -1, तो माइनस m-ओमेगा² 2 बीटा, न cos को cos 2 थीटा मानते हुए लिख दीजिए 1 - 2 sin² θ/2 मीन्स k/2 -1, 1 से 1 कैंसिल, 2 ये हो गया 4, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, देन ओमेगा² में भी रिटर्न है 2 × 4 बीटा अपॉन m एंड sin² ka/2, एंड ओमेगा इज इक्वल टू √4 बीटा अपॉन m sin ka/2। देखिए ये जो रिजल्ट है ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि ये रिजल्ट ओमेगा और k के मध्य है। अगर ओमेगा और k के मध्य इस रिजल्ट को हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि यह एक साइन का फलन है। लेकिन आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आवर्ती जो है वो कभी भी क्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए k के ऋणात्मक मानों के लिए भी हमें इस फलन का कौन सा भाग लेना पड़ेगा, धनात्मक मान ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये ग्राफ जो है ये हमें साइन के रूप में प्राप्त हो जाएगा, और वो भी इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ ओमेगा और यहाँ ये मान है k के। देखिए k तरंग संचरण नियतांक है, k का मान जब, देखिए यहाँ से k का मान जब π/a है, k का मान कितना है π/a, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया sin π/2, sin π/2 मीन्स मैक्सिमम मान साइन का 1। तो यहाँ ये जो मान है, यहाँ k का मान कितना है π/a, और यहाँ यही k का मान क्या है -π/a।
देखिए के का मान धनात्मक जो ऋणात्मक जो है वो तरंग को बताता है x दिशा में और -x दिशा में। तो ये के मान के अनुरूप हमें ओमेगा के मान मिल गए। और ये जो एक महत्वपूर्ण के का ओमेगा का जो अधिकतम मान है तो उसके लिए देखिए यहाँ से कि k = π/a के लिए साइन के ए का मान कितना है, 1 है। अर्थात ओमेगा का मान जो है वो कितना है, √4 β/m। और √4 β/m जो है वो अधिकतम आयाम है। इसका मतलब ये जो है ये एक अधिकतम आवर्ती है। इससे उच्च आवर्ती की जो तरंग है वो इस एक परमाणु जालक में से पास नहीं कर सकती। तो एक परमाणु जालक है वह 0 से लेकर ओमेगा मैक्सिमम तक की आवर्तियों की तरंग के लिए क्या करता है, एक लो पास फिल्टर का काम करता है। ठीक है, ये मैक्सिमम आवर्ती हो गई अपने पास में। यहाँ से आप आवर्ती का मान आपको मिल गया। यहाँ से अगर आप तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करना चाहो तो तरंग दैर्ध्य का मान भी निरूपित कर सकते हो। तो k = क्या होता है, 2π/λ दैट इज इक्वल टू π/a। तो पाई से पाई कैंसिल एंड लैम्डा = क्या आ गया, 2a। ये वो शर्त आ गई जिस पर क्रिस्टल या जो एक विमेय जालक है उसमें संचरित तरंग की अधिकतम आवर्ती की तरंग है, उसके लिए ये न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है। देखिए यहाँ से ओमेगा और के, ओमेगा जो है वो के का क्या है, एक आवर्ती फलन आया है। ठीक है, तो ओमेगा और के मध्य जो रिलेशन है वह रेखिक नहीं है। रेखिक नहीं है ना, आवर्तिक फलन है। इसलिए यह ओमेगा और के बीच का जो गणितीय संबंध है वह परिक्षेपण संबंध कहलाता है, डिस्पर्सन रिलेशन। तो ओमेगा और के बीच का ग्राफ जो है वो रेखिक नहीं होना, यानी कि ये क्या कहलाता है, परिक्षेपण माध्यम का व्यवहार करता है एक विमीय परमाणु जालक। अब हम देखते हैं कि अगर हम आवर्तियों के मान कम या ज़्यादा लें तो क्या माध्यम के व्यवहार पर कोई फर्क पड़ेगा। प्रक्षेपण जो है, प्रक्षेपण की बात करें तो हम ये कहेंगे कि अगर माध्यम में तरंग का वेग उसकी आवर्ती पर निर्भर करता है तो वह माध्यम प्रक्षेपी कहलाता है। जैसे प्रिज्म में से वर्ण विक्षेपण की घटना हम पढ़ते हैं, तो प्रिज्म में से अलग अलग आवर्ती यानी अलग अलग रंगों की तरंगों का जो वेग है वह अलग अलग होने के कारण वह क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, वर्ण विक्षेपण हमें प्राप्त होता है। तो प्रक्षेपण का अभिप्राय यही है कि आवर्ती का मान पर कण के वेग, तरंग के वेग का मान निर्भर करना। नेक्स्ट, अब हम बात करें न्यून आवर्ती की तरंगों के लिए। तो न्यून आवर्ती की तरंगों के लिए क्रिस्टल एक परमाणु जालक का व्यवहार कैसा होगा, देखें। तो न्यून आवर्ती की तरंगों के लिए का अभिप्राय यह हो जाएगा कि तरंग संचरण नियतांक के का मान क्या होना, कम होना। तो अगर के का मान कम है तो साइन KA/2 है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, KA/2 के। साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। तो वो की वही कंडीशन हम यहाँ काम में ले लेंगे। तो देन ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, √4 β/m एंड साइन KA/2 इज KA/2। अब √4 मीन्स 2, तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में ओमेगा का मान ये मिल गया। देखिए यह समीकरण याद रखनी है अपने को। इस समीकरण में आप देखिए ओमेगा इज इक्वल टू के A√β/m। अब ओमेगा और के बीच में जनरली संबंध क्या होता है, ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू होता है v। ठीक है, तो ये ओमेगा अपॉन के यहाँ से ले तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये v के इक्विवेलेंट होता है। तो ये होता है इस जालक में ध्वनि तरंग का वेग, दैट इज vs। तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया अपने पास में के vs। देखिए ध्यान दीजिए कि a, बीटा और m ये सब क्या है, नियतांक है। तो ओमेगा और के बीच में जो रिलेशन है वह कैसा प्राप्त हुआ है, लीनियर
यानी रैखिक फलन है ओमेगा के का। तो रैखिक फलन होने का मतलब है यह न्यून आवर्ती के लिए जो एक परमाणुविक जालक है वह कैसा व्यवहार करेगा, यह विक्षेपण का गुण नहीं रखेगा, यानी अपरिक्षेपी माध्यम का व्यवहार करेगा। और अपरिक्षेपी माध्यम कैसा माध्यम होता है, सतत माध्यम होता है, समांग और सतत माध्यम का यह व्यवहार करेगा, किसके लिए, न्यून आवर्ती के लिए। अच्छा दूसरा और देख लेते हैं, यहां से ओमेगा अपॉन के जो है वह तरंग का क्या कहलाता है, तरंग का ओमेगा अपॉन के जो है वो तरंग की फेज वेलोसिटी कला वेग कहलाता है वीपी। तो यहाँ ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू क्या आया, वीएस। तो वीपी इज इक्वल टू क्या आया, वीएस, ये आ गया तरंग का कला वेग। अगर हम समूह वेग को परिभाषित करें, दैट इज वीजी ग्रुप वेलोसिटी, दैट इज डी ओमेगा बाई डी के। तो यहाँ जो ओमेगा और के का जो रिलेशन है इसका आप अवकलन कर दीजिए ओमेगा का के रेफरेंस में। तो वीजी इज इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा, वीएस इज कांस्टेंट, के का अवकलन हो गया 1, तो इसका मतलब वीजी इज इक्वल टू क्या आ गया, वीएस। और यहाँ से वीपी भी वीएस है, वीजी भी वीएस है, इसका मतलब है वीपी इज इक्वल टू वीजी इज इक्वल टू वीएस। यानी इस तरंग का कला वेग, समूह वेग और जो दोनों है वो क्या है, एक समान है, ध्वनि के वेग वीएस के इक्विवेलेंट है। समझ आई बात। ऐसी जो तरंग है, इस तरंग के लिए यह जो माध्यम है न्यून आवर्ती की, इस तरंग के लिए यह माध्यम कैसा व्यवहार करता है, अपरिक्षेपी माध्यम या सतत और समांग माध्यम का व्यवहार करता है। अब हम देखते हैं अधिक आवर्ती के लिए। उच्च आवर्ती के लिए हम जानते हैं के का मान क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में हम ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडरूट 4 बीटा बाई एम साइन के ए बाई 2 ही लिखेंगे, क्योंकि हम उस परिस्थिति में के मान को कम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज फेज वेलोसिटी, देन फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, इट मीन इस टर्म को के से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया अंडरूट 4 बीटा अपॉन एम एंड यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन के और साइन के ए बाई 2। ठीक है, देखिए क्या फेज वेलोसिटी के पर निर्भर कर रही है, बिल्कुल कर रही है। फेज वेलोसिटी का मान है वो के पर निर्भर कर रहा है, इसका मान मतलब ये। और क्या लीनियरली है डिपेंडेंट, लीनियरली नहीं है वो, इसके यहाँ 1 अपॉन के और यहाँ साइन के, यानी ये इसका आवर्ती फलन है। समझ आई बात। तो यहाँ पर जो पहले वाली कंडीशन मिली थी रैखिक निर्भरता वाली, वो नहीं है। दूसरा, अगर हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहें ग्रुप वेलोसिटी, देन ग्रुप वेलोसिटी इज डी ओमेगा बाई डी के। तो इस ओमेगा का अवकलन करते हैं, तो ये अंडरूट 4 बीटा अपॉन एम तो हो गया कांस्टेंट, साइन का अवकलन क्या हो गया, कोस के ए बाई 2। ठीक है, और के ए बाई 2 का अवकलन हो जाएगा ए बाई 2। ठीक है, तो देखिए क्या वीपी और वीजी जो हैं वो सेम हैं क्या, नहीं है। वीपी और वीजी क्या नहीं है, सेम है नहीं है। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी है वो क्या है, अलग अलग है। तो इस स्थिति में हम ये कहेंगे कि उच्च आवर्ती की तरंगों के लिए एक विमीय परमाणु जालक है वह कैसा व्यवहार करता है, असतत माध्यम का व्यवहार करता है। और माध्यम कैसा होता है, परिक्षेपी होता है, डिस्पर्सिव होगा, मीडियम। समझ आई बात। यानी इसमें इस माध्यम में बढ़ने वाली बहने वाली तरंग के लिए जो तरंग का वेग है वह आवर्ती पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट, अगर देखिए मैं पहले जो हमने न्यून आवर्ती वाला पढ़ा था, अगर उसके अंदर मैं ओमेगा और के बीच में रिलेशन देखूंगा तो यह एक रैखिक रिलेशन हमें प्राप्त होगा पाई बाई 2 क्षेत्र तक। यहाँ इस क्षेत्र की सीमितता होगी कहाँ तक, पाई बाई 2 क्षेत्र। लेकिन ये जो व्यवहार है, देखिए जो आवर्ती फलन वाला व्यवहार है वो हमें कहाँ मिलेगा,
वो हमें मिलेगा उच्च आवर्तियों के लिए। तो ये जो व्यवहार है वो आवर्ती अरैखिक व्यवहार है ना, ये आवर्ती फलन वाला, ये उच्च आवर्तियों के लिए व्यवहार मिलेगा। इसके अलावा एक और टॉपिक हमें देखना है, इसी टॉपिक का पार्ट है, वो है बिल्वा जोन। बिल्वा जोन जो एक स्पेसिफिक एरिया है वो कैसे डिफाइन किया जाता है। देखिएगा, आपने एक तरंग का समीकरण, हमने तरंग का समीकरण पढ़ा था, u n इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर आइटा ओमेगा टी माइनस के एन ए या के एक्स, अगर मान लीजिए इसको एन ए से लिखते हैं तो ये एन ए लिख दिया हमने। अब आप देखिए, अगर k के मान को मैं रिप्लेस कर दूं k प्लस या माइनस, ठीक है, 2 पाई बाई ए से, तो यहाँ u n जो है इसके मान में क्या फर्क पड़ेगा अगर k के मान को रिप्लेस कर दें? क्या क्या u n का मान चेंज होगा? एक बार मैं इसको u n डेज कह देता हूँ, तो ये हो गया a e टू द पावर आइटा ओमेगा टी माइनस k की वैल्यू को चेंज किया, ये आ गई k एंड के एन ए, और माइनस k की जगह 2 पाई बाई ए, तो a से a कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2n पाई। देखिए e टू दी पावर में ये लिखा हुआ है, तो इसको मैं अलग ले लेता हूं और e टू दी पावर आइटा माइनस का 2n पाई, और e टू दी पावर माइनस आइटा 2n पाई इज कोस 2n पाई। कोस 2n पाई इज ऑलवेज 1, इट्स मीन ये कितना आ जाएगा 1। तो वापस देखिए u n डेज हमें किसके बराबर मिल गया? un का, यानी कि इस एक विमीय जालक में कहां पर k के 2 पाई बाई a मानों के बाद में क्या होती रहेगी? पुनरावृत्ति होती रहेगी किसकी? प्रत्यास्थ तरंग के विस्थापन un की। ये जो पीरियोडिसिटी हमें बार बार प्राप्त होगी, ये कितने अंतराल पर प्राप्त होगी? 2 पाई बाई a अंतराल पर प्राप्त होगी। यानी कि ध्यान दीजिएगा, माइनस पाई बाई ए और पाई बाई ए के बीच में कितना गैप है? 2 पाई बाई ए का। तो यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र कहलाता है प्रथम ब्रिलवा जोन, ठीक है। और माइनस पाई बाई ए से वापिस देखिए, यहाँ ये एरिया कितना होगा? माइनस 3 पाई बाई ए, प्लस का पाई बाई ए से प्लस 3 पाई बाई ए, और माइनस पाई बाई ए से माइनस 3 पाई बाई ए का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बीच में जो आवर्तिता है वह क्या रहती है? बनी रहती है। और यह जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है द्वितीय ब्रिलवा जोन, जो कि यहाँ भी हम निरूपित करेंगे। तो ये जो क्षेत्र हैं जहाँ पे तरंग फलन का जो मान है वह वापस पुनरावर्तित होता है, यह क्षेत्र क्या कहलाते हैं? ब्रिलवा जोन कहलाते हैं।